हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जीके स्टडी में। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे संगम युग। क्या देखेंगे? संगम युग। तो चलिए, पहला प्रश्न है, संगम युगीन इतिहास जानने के महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो ये स्रोत है संगम युगीन इतिहास। संगम युगीन इतिहास जानने के महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? संगम युगीन साहित्य। आगे है, संगम साहित्य से कौन सा क्षेत्र का इतिहास जाना जाता है? तो ये जाना जाता है दक्षिण भारत का इतिहास। कौन सा? दक्षिण भारत का इतिहास। आगे है, संगम साहित्य में किसे महाकाव्य स्वीकार किया गया है? तो ये स्वीकार किया गया है शिल्पादिकारम को। किसको स्वीकार किया गया है? शिल्पादिकारम को। आगे प्रश्न है, व्याकरण की दृष्टि से संगम युग की सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना कौन सी है? तो ये है तोलकाप्पियम। तोलकाप्पियम। व्याकरण की दृष्टि से संगम युग का सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना तोलकाप्पियम है। आगे है, संगम साहित्य के संकलन 3 संगमों में किया गया है। तीनों संगमों का आयोजन किस वंश के शासकों के संरक्षण में किया गया है? ये किया गया है पांड्य। ये किस में किया गया है? पांड्य में। आगे है, संगम साहित्य का प्रमुख विषय श्रृंगार वीर गाथा है, जिसे क्या कहा गया? ये कहा गया अहम एवं पुरम। संगम साहित्य के प्रमुख विषय श्रृंगार तथा वीर गाथा है, जिसे क्या कहा गया है? अहम एवं पुरम। आगे है, संगम का तात्पर्य है। तो संगम का तात्पर्य है तमिल भाषाओं के विद्वानों की सभाएं। संगम का तात्पर्य क्या है? तो यह तमिल भाषाओं के विद्वानों की सभा है। आगे है, संगम युगीन दक्षिण भारत में भगवान कृष्ण की तुलना किस देवता से की गई? तो ये की गई मौर्य देवता से। संगम युगीन दक्षिण भारत में भगवान कृष्ण की तुलना किस देवता से की गई? मय्यो देवता से। किससे की गई? मय्यो देवता से। आगे है, तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि का संबंध जैन से है। गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि का संबंध किससे है? यह जैन से। आगे है, तमिल भाषा का मणिमेकलई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? ये संबंधित है बौद्ध धर्म से। मणिमेकलई नामक गौरव ग्रंथ संबंधित है बौद्ध धर्म से। आगे है, मणिमेकलई के लेखक कौन है? शीतलई सतनार। कौन है? शीतलई सतनार। मणिमेकलई के लेखक कौन है? शीतलई सतनार। आगे है, तमिल काव्य का ओडिसी कहा जाता है मणिमेकलई को। तमिल काव्य का ओडिसी कहा जाता है, तो ये कहा जाता है मणिमेकलई को। किसे कहा जाता है? मणिमेकलई को। तमिल काव्य का इलियड कहा जाता है शिल्पादिकारम को। तमिल काव्य का इलियड किसे कहा जाता है? शिल्पादिकारम को। आगे है, तमिलों के सबसे प्राचीन देवता कौन थे? ये थे मुरुगन। तमिलों के सबसे प्राचीन देवता कौन थे? मरुगन। आगे है, संगम युगीन सेनानायक को क्या कहा जाता था? ये कहा जाता था एनाडी। संगम युगीन सेनानायक को क्या कहा जाता था? एनाडी। आगे है, संगम युग में मंत्रियों को क्या कहा जाता था? अमेचार। संगम युग में मंत्रियों को क्या कहा जाता था? अमेचार। क्या कहा जाता था? अमेचार। आगे प्रश्न है, संगम युग में न्याय का कार्य कौन नहीं करता था? ये पुरोहित। संगम युग में न्याय का कार्य कौन नहीं करता था? पुरोहित। आगे है, संगम युग में इराबू क्या था? तो इराबू था राजा को दिया जाने वाला उपहार। संगम युग में इराबू क्या था? राजा को दिया जाने वाला उपहार। आगे है, संगम युग में कराई क्या था? तो एक प्रकार का भूकर था। कराई क्या था? एक प्रकार का भूकर। आगे है, संगम युग में किस प्रकार के गांवों को मुडूर कहा जाता था? पुराने गांव को। संगम युग में मडूर कहा जाता था किसको? पुराने गांव को। आगे है, संगम कालीन साहित्य में कून, को एवं मनन किसके लिए प्रयुक्त होते थे? राजा के लिए। संगम कालीन साहित्य में कून, को, मनन किसके लिए प्रयुक्त होते थे? राजा के लिए। आगे है, संगम युगीन राजा की सभा का सबसे बड़ा न्यायालय क्या कहलाता था? मन्नरम। संगम युगीन राजा की सभा का सबसे बड़ा न्यायालय क्या कहलाता था? मनरम।
आगे है संगम युग में औरर या व्यय किसे कहा गया है? ये क्या कहा गया है? गुप्तचर को। औरर या व्यय किसे कहा गया है? गुप्तचर को। आगे है संगम युगीन समाज में किस व्यवस्था का अभाव था? तो वर्ण व्यवस्था का। संगम युगीन समाज में किस व्यवस्था का अभाव था? वर्ण व्यवस्था का। आगे है संगम युग में अष्टादश लघु उपदेश गीत कुरल किसकी रचना थी? तिरुवल्लुर की। कुरल किसकी रचना थी? तिरुवल्लुर की। आगे है धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? तमिल में। कुरल किस भाषा में है? तमिल में। आगे है तिरुवल्लुर की रचना कुरल या मुक्पाल को कहा जाता है। यह कहा जाता है तमिल भूमि का बाइबिल। तिरुवल्लुर की रचना कुरल या मुक्पाल को कहा जाता है तमिल भाषा की बाइबिल। आगे है संगम युगीन विद्यार्थियों को क्या कहा जाता था? ये कहा जाता पिल्ले। संगम युगीन विद्यार्थियों को पिल्ले कहा जाता था। आगे है किसने उल्लेख किया कि नंदू ने अपना कोष गंगा की धारा में छुपा रखा है? मामूल नार ने। किसने उल्लेख किया कि नंदू ने अपना कोष गंगा की धारा में छुपा रखा है? मामूलनार ने। मामूलनार ने। आगे है दक्षिण भारत में ईसा पूर्व किस किस साम्राज्य का विकास हुआ है? चोल, पांड्य एवं चेर का। दक्षिण भारत में ईसा पूर्व किस किस साम्राज्य का विकास हुआ है? चोल, पांड्य एवं चेर का। किस किस का? चोल, पांड्य एवं चेर का। चोल वंश का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तंजौर। चोल वंश का प्रमुख केंद्र तंजौर था। पांड्य वंश का प्रमुख केंद्र मदुरई। पांड्य वंश का प्रमुख केंद्र कौन सा था? मदुरई। पांड्य वंश का प्रमुख केंद्र मदुरई था। देखिए पांड्यों का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया है? टॉलेमी ने। पांड्यों का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया है? टॉलेमी ने। आगे हैं पांड्यों की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? कोरके। पांड्यों की प्रारंभिक राजधानी कोरके था। आगे हैं प्रथम शताब्दी में पांड्यों ने किसे अपनी राजधानी बनाया? मदुरई को। प्रथम शताब्दी में पांड्यों ने किसे अपनी राजधानी बनाया? मदुरई को। आगे है चोल शासकों ने सर्वप्रथम शासक कौन था? करिकाल। चोल शासकों में सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था? करिकाल। चोल शासकों में सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था? करिकाल। आगे है किस शासक ने श्रीलंका को विजित कर श्रीलंका पर 50 वर्ष तक शासन किया? एलारा ने। किस शासक ने श्रीलंका को विजित कर श्रीलंका पर 50 वर्ष तक शासन किया? एलारा ने। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तकलोम का युद्ध किसके बीच था? ये था चोल एवं राष्ट्रकूट के मध्य। तकलोम का युद्ध किसके बीच हुआ था? चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य। आगे हैं संगम युग में चेर वंश के किस शासक ने पत्नी पंथ की स्थापना की थी? सेनगुट्टवन ने। आगे हैं संगम युग में महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र प्रतिष्ठान किस नदी के किनारे अवस्थित था? गोदावरी। संगम युग में महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र प्रतिष्ठान किस नदी के किनारे अवस्थित था? गोदावरी। आगे आधुनिक कावेरी पत्तनम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? करिकाल के द्वारा। आधुनिक कावेरी पत्तनम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? करिकाल के द्वारा। आगे है किस राजवंशों में शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? चोल वंश के। किस राजवंशों में शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? चोल राजवंशों में। तो दोस्तों ये सेशन कंप्लीट हुआ। सेशन कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।